प्रिय विद्यार्थियों, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। विद्यार्थियों, टॉपिक चल रहा है हमारा पिछले कई वीडियो से अधिगम लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, है ना। इसमें मैं आपको पिछले 5 वीडियो में 5 सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ और आज उसी कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नवीनतम सिद्धांत, नया सिद्धांत, जिसने हमारे सिखाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस ऑफ लर्निंग को बदल कर रख दिया। एक शिक्षक होने के नाते हमारी सोच को बदलने का इस सिद्धांत ने प्रयास किया है। क्या नाम है सिद्धांत का? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या निर्माणात्मक अधिगम सिद्धांत, जिसको दिया था जेरोम ब्रूनर, या इसका शॉर्ट नाम ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, जे ब्रूनर, है ना। जेरोम ब्रूनर ने जो अधिगम सिद्धांत दिया, क्या दिया था वो? संरचनात्मक या निर्माणात्मक, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, है ना। निर्माणात्मक या संरचनात्मक सिद्धांत क्या कहता है? देखो, एक ही वर्ड में इस पूरी थ्योरी को समझ कर रखना, है ना। ब्रूनर ये कहता है कि बालक ज्ञान का स्वयं निर्माता है। क्या लिखा है ब्रूनर ने? बालक ज्ञान का स्वयं निर्माता है ना। इसके 3 बड़े प्रसिद्ध कथन है ब्रूनर के, तीनों को याद रखना। बालक ज्ञान का स्वयं निर्माता है ना, नंबर 1। दूसरा इसने बताया बालक कोरी स्लेट, कोरी स्लेट, कोरी स्लेट मतलब व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड नहीं है ना। एक ये कहा है इसने, बाल बहुत बड़ा अर्थ है इसका, बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। बालक कोरी स्लेट नहीं है ना, या व्हाइट बोर्ड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि बालक के अंदर हृदय में कुछ लिखा नहीं हो, या बालक के मस्तिष्क में कुछ लिखा नहीं हो, उसके अंदर सब कुछ लिखा है, जिसे बाहर हमें लाना है। अभी समझाऊंगा आपको। तीसरा स्टेटमेंट इसने दिया था, बालक ज्ञान का स्वयं निर्माता, बालक कोरी स्लेट नहीं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। बालक नंगा बंदर नहीं है, बालक नंगा बंदर नहीं है, बालक नंगा बंदर नहीं है ना। नंगा बंदर मतलब बिना बालों वाला, है ना। इसका मतलब है कि जैसे हर बंदर के शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे हर बालक के मस्तिष्क में सब कुछ लिखा होता है। अब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे बालक ज्ञान का स्वयं निर्माता है। अब क्यों कहा ये ब्रूनर ने? क्योंकि ब्रूनर ने हमें ये बताया कि बालक के अंदर सब कुछ है, बस एक शिक्षक होने के नाते, एक पाठ्यक्रम के द्वारा हमें उसे बाहर लिखा, उसके मस्तिष्क में, उसके मन मस्तिष्क में जो छपा हुआ है, उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है ना। अब ये कैसे बाहर निकलेगा? इसके लिए हमें वातावरण देना होगा, कक्षा का वातावरण देना होगा, अच्छा पाठ्यक्रम देना होगा, अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होगी, अच्छा क्लासरूम होना चाहिए। तो बालक के अंदर जो कुछ लिखा है, बालक जो कुछ जानता है, लिखा है ना ऊपर, बालक ज्ञान का स्वयं निर्माता है ना। मतलब बालक ने ज्ञान का निर्माण तो कर रखा है अपने अंदर, बस उसे अब अव्यक्त करवाना है। अव्यक्त कैसे करेगा? इसके लिए हम स्कूल दें, पाठ्यक्रम दें, शिक्षक दें, तब बालक ज्ञान को बाहर निकालेगा। बाकी निर्माण तो वो खुद कर रहा है,
हमें बालक को कोई चीज सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये ब्रूनर कहता है ना। बालक स्वयं सीख जाएगा, बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेगा। इसीलिए अब क्यों कैसे करेगा, इसके लिए उसने कहा कि बालक कोरी स्लेट है, व्हाइट बोर्ड नहीं है। कोरी स्लेट का मतलब जब मैं इस बोर्ड को साफ कर दूं तो इसका मतलब इस पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बालक ऐसा नहीं है, बालक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। फिर कहा बालक नंगा बंदर नहीं है, जैसे हर बंदर के शरीर पर निश्चित बाल होते, बशर्ते कि वो बीमार ना हो, वो बंदर बाल होते, है ना। ऐसे ही हर बालक के मन मस्तिष्क पर ज्ञान छपा हुआ है, इसलिए तीनों कथनों को याद रखना, है ना। और इसी के आधार पर इस सिद्धांत का नाम क्या है, संरचकाया में बालक ज्ञान का स्वयं निर्माता है, निर्माणात्मक संरचनात्मक सिद्धांत। अभी ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा ये हमें ब्रूनर समझाता है। तो ब्रूनर दोस्तों ये कहता है कि निर्मितवादी कक्षाएं दे और निर्मितवादी शिक्षक दे। दो बातें याद रखना। क्या कहता है ब्रूनर कि एक तो बालक को निर्मितवादी कक्षाएं तथा निर्मितवादी शिक्षक, निर्मितवादी कक्षा तथा निर्मितवादी शिक्षक मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, निर्मितवादी कक्षाएं और निर्मितवादी शिक्षक बालक को मिलने चाहिए। अभी निर्मितवादी शिक्षक कौन होगा, निर्मितवादी कक्षा कौन होगी, ये समझ लो कि जैसे एक चीज आपने पढ़ी होगी बीएड में, ग्रुप डिस्कशन, है ना, समूह पर चर्चा। मतलब शिक्षक का रोल ये होना चाहिए कि वो सब बालकों को एक समस्या दे दे, उसके सिलेबस का, उसके पाठ्यक्रम का कोई टॉपिक बालकों को दे दिया और उस टॉपिक के कई भाग कर दिए और ऐसे ही कई ग्रुप बच्चों के बना दिए क्लास में। 4 बच्चों को लेकर एक ग्रुप बना दिया, 5 बच्चों को लेकर एक ग्रुप बना दिया और उनको टॉपिक दे दिया और उनको फ्री छोड़ दिया कि आप लाइब्रेरी जाओ, है ना, कोई किताब सजेस्ट कर दी कि इस किताब में तुम पढ़ो, इस किताब में तुम पढ़ो, इस किताब गाइड में तुम पढ़ो। इस तरह से वो अलग अलग किताबों से, अलग अलग राइटर्स की बुक्स से मैटर कलेक्ट करेंगे और फिर उस मैटर को ला करके अपने ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे आपस में। तो निश्चित रूप से ब्रूनर कहता है कि नया ज्ञान और स्थायी ज्ञान निकल करके हमारे उन बच्चों के सामने आएगा और जब वो ज्ञान निकल कर आएगा तो वो किसके द्वारा निर्मित होगा, बालकों के द्वारा, स्वयं छात्रों के द्वारा स्थायी होगा, कभी भूलेंगे नहीं। हम क्या करते, हम शिक्षक होने के नाते हर चीज को उनको रटा देते, भूल जाते हैं, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा, स्वयं सीखेगा, तो निश्चित रूप से बालक को वो स्थायी होगा, कभी भूलेगा नहीं। तो ये तो हुआ निर्मितवादी कक्षाएं कि बालक को ऐसा वातावरण दें ताकि वो बालक आपस में चर्चा करके खुद ज्ञान का निर्माण कर सके। अब बात आती है कि निर्मितवादी शिक्षक कौन होता है। तो जो क्लास का वातावरण तैयार करेगा, जैसे मैं आकर यहाँ क्लास में पढ़ाऊं नहीं, बस एक समस्या दे दी, एक प्रॉब्लम बालक को दे दी, ग्रुप को दे दी, बच्चों के ग्रुप को, कि ये आपके लिए समस्या है, इस पर आप डिस्कशन करें, इसकी तैयारी करें, किताबों से मैटर निकालें, आपस में जोड़ें और फिर मेरे सामने लाएं। ऐसा माहौल, फिर संसाधन उपलब्ध कराएं। देखो 3-4 बातें आप शिक्षक की याद रखना। एक निर्मितवादी शिक्षक कौन होता है। पहला, बालकों को उचित क्लास का वातावरण देने वाला शिक्षक, है ना, बालकों को उचित संसाधन उपलब्ध करवाने वाला शिक्षक। उचित संसाधन का मतलब उन्हें किताब सजेस्ट करें, भाई वो तो नहीं जानते, आप किताब सजेस्ट करें कि भाई आप लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से इंडियन राइटर्स की किताब पढ़ें। फिर तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक को होना चाहिए। सुविधा प्रदाता, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है
संरचनावादी सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? तो किस रूप में होती है? एक सहजकर्ता के रूप में, एक सरलीकरणकर्ता। किस रूप में? बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, याद रखना है इनको। एक निर्मितवादी शिक्षक कौन सा कहलाएगा? जो बालकों के सामने एक सहजकर्ता, सहजकर्ता को क्या लिख सकते हो? और सरलीकरण करता है ना, तथा एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक हो। ठीक है, क्या लिखा? मतलब एक शिक्षक की भूमिका है। एक निर्मितवादी शिक्षक कौन कहलाएगा? जो बालकों के सामने स्वयं को एक सहज करता है, सरलीकरण करता। सहज करता, सरलीकरण करता किसे कहेंगे? ऐसा शिक्षक जो बालकों के सामने आई हुई समस्या को, भाई आपने टॉपिक दे दिया, आपने समस्या दे दी, लेकिन उस समस्या, उस टॉपिक में अनेक कठिन शब्द भी आएंगे दोस्तों, है ना, या उसको पढ़ने में और भी समस्या आएंगी। आपने किताब सजेस्ट कर दी, किताब नहीं मिल रही है सर, आप उपलब्ध करवाओ, है ना। किताब मिल गई, टॉपिक भी मिल गया, पढ़ने लगे, नहीं समझ में आ रहा है सर, कुछ कठिन शब्द हैं, आप उनको सरल कर दें, है ना। तो इस ऐसा शिक्षक क्या कहलाता है? सरलीकरण करता है, सहज करता। ऐसे रोल में शिक्षक, ऐसे रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। वो शिक्षक कहलाएगा सरलीकरण करता या सहज करता, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक को होना चाहिए। तो मैंने कितनी बातें बताई? कब होगा बालक कब बनेगा निर्मितवादी? जब उसे एक तो निर्मितवादी कक्षा देंगे, जब एक शिक्षक निर्मितवादी शिक्षक की भूमिका अपनाएगा या सुविधा प्रदाता की भूमिका अपनाएगा, और उसे उचित वातावरण क्लास का मिलेगा, तो वह निर्मित। हाँ, इसके साथ साथ माँ बाप या अभिभावक भी निर्मितवादी हो, कोई माँ बाप की भूमिका है, फिर समाज भी निर्मितवादी बने, फिर समाज की भूमिका है ना। ये अकेला शिक्षक नहीं कर सकता कुछ भी, समाज, अभिभावक, शिक्षक, मतलब उसके आसपास जो वातावरण है वो उससे कैसा मिलना चाहिए? एक निर्मितवादी वातावरण, एक संरचनावादी वातावरण मिलना चाहिए। तो बालक, ब्रूनर कहता है कि निश्चित रूप से स्वयं ज्ञान का निर्माता बनेगा। समझे आप ब्रूनर को? अगर कोई दिक्कत हो तो एक तो आपकी कमी शायद पता नहीं, तो हाँ व्यूज तो आते हैं, पढ़ते हो, लेकिन मुझसे पूछते नहीं हो, या तो ये है कि चलो पढ़ लिया। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार समझा रहा हूँ कि आपको दो स्तर पर जबरदस्त काम आएंगे। एक तो बीएड एग्जाम होगी आपकी, निश्चित है, बीएड से के फाइनल ईयर वालों के एग्जाम होगी और ये क्वेश्चन आते। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब आप कंपटीशन में बैठोगे तब आपको इनका महत्व पता लगेगा। जब आप गाइड पढ़ोगे, कोचिंग लोगे, है ना, जब आपको महत्व पता लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण समझाया था सर ने। इसलिए अभी से इनकी तैयारी करो। आप रीड में आप बैठोगे, आगे चलकर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में बैठोगे, तो इनको अच्छे से पढ़ो दोस्तों, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो ब्रूनर का एक बात समझ में आ गई, क्यों कहा इसको निर्मितवादी शिक्षक, निर्मितवादी छात्र। ये क्यों कहा इसे कि बालक पूरी स्लेट नहीं। अब इसी क्रम में ब्रूनर ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं कि किस तरह से बालक को क्लास में पढ़ना चाहिए और कौन सा वातावरण बालक को क्लास में मिलना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं क्या कहता है ब्रूनर। एक तो ब्रूनर सबसे इंपॉर्टेंट वो कहते हैं, आपका टाइटल ये हो जाएगा, संरचनावादी सिद्धांत के विशेष तथ्य, है ना। मतलब विशेष है, ये शब्द दे दिया, मतलब विशेष, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, एक तो सबसे पहले ब्रूनर हमें बताता है कि बालक दो प्रकार से अध्ययन करता है, बालक दो प्रकार से सीखना चाहता है।
है ना। एक तो होता है जिसको नाम दिया है अंतःदर्शी चिंतन, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज, बनाम वर्सेस विश्लेषणात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन, है ना। अंतःदर्शी चिंतन वर्सेस विश्लेषणात्मक चिंतन। अब ब्रूनर कहता है कि इस पर जोर होना चाहिए, ना कि इस पर। मतलब बालक को हमें किस तरह का बालक बनाना चाहिए, किस तरह का छात्र अध्ययन कर्ता बनाना चाहिए, अंतःदर्शी चिंतन करने वाला। कौन बनाएगा? एक निर्मितवादी शिक्षक बनाएगा। यह कहां बनेगा? एक निर्मितवादी कक्षाओं में बनेगा, ठीक है ना। अब होते क्या है अंतःदर्शी और विश्लेषणात्मक चिंतन? ये नहीं, इसको मैं समझा रहा हूं, लेकिन क्लास में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए अंतःदर्शी। तो देखो छोटे छोटे से अर्थ है। अंतःदर्शी चिंतन मतलब तात्कालिक ज्ञान, है ना। अब विश्लेषणात्मक चिंतन मतलब धीरे धीरे प्राप्त किया गया ज्ञान, बस ये है अंतःदर्शी विश्लेषण। अब अंतःदर्शी का मतलब तात्कालिक ज्ञान, मतलब ब्रूनर ये कहता है कि बालक को आप मौका मत दो, किस बात का? ज्यादा लंबे समय तक सोचने का, चिंतन करने का। उससे तुरंत आप क्वेश्चन पूछो, तुरंत जवाब मांगो, आता ना फास्ट राउंड, है ना। क्वेश्चन पूछा तुरंत जवाब। ब्रूनर ये कहता है उससे बालक की जो चिंतन शक्ति है, जो सृजनात्मक क्षमता है, वो बढ़ेगी। और जब वो धीरे धीरे सोचेगा, अब जानते हो ना इस बात को कि प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, उनके बोलने की गति बहुत तीव्र होती है, और जो स्लो स्पीड होते हैं, मध्यम गति के होते हैं, या एवरेज बालक होते हैं, वो बोलने की गति भी स्लो होती है। जैसे मैं अब बहुत स्लो बोलता हूं, है ना। तो ये ब्रूनर कहता है कि उनसे तत्काल हम समस्या दें और तत्काल उनका उत्तर लें। जैसे चलती क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तुरंत उत्तर ले, ठीक है ना। और जबकि विश्लेषणात्मक चिंतन क्या होता है? धीरे धीरे प्राप्त कर, आराम से सोच समझ कर, कईयों से बातें करके, किताबों में पढ़कर, देखकर, जब वो उत्तर देते। तो ब्रूनर इसकी मना करता है, इसकी बात करता है कि ऐसा ज्ञान बालक को मिलना चाहिए, तब वो निर्मितवादी बालक बनेगा, ज्ञान का स्वयं निर्माता बनेगा। तो पहला विशेष तथ्य क्या है दोस्तों? अंतःदर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला एक और दिया उसने, अन्वेषणात्मक अधिगम। दूसरा विशेष तथ्य क्या है? नंबर 2, अन्वेषणात्मक अधिगम। अन्वेषणात्मक मतलब खोज, अन्वेषण, अनुसंधान, है ना। तो ब्रूनर ये कहता है कि बालक को किस प्रकार का अधिगम होना चाहिए? बालक के लिए अन्वेषणात्मक अधिगम। अब अन्वेषणात्मक अधिगम को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? और आत्मनात्मक अधिगम, ये तो आपने शायद पहले पढ़ा होगा। आगमन निगमन, किसी न किसी विषय में किसी न किसी हमारे शिक्षकों ने बताया होगा। आगमन निगमन, है ना। आगमन एक अन्वेषणात्मक, एक खोजपूर्ण अधिगम होता है ना। और निगमन एक चिंतनपूर्ण अधिगम होता है। ध्यान रखना, आगमन हमेशा कैसे चलता है दोस्तों? बताओ। उदाहरण से नियम की ओर कैसे चलता है? उदाहरण से नियम की ओर, है ना। और निगमन कैसे चलता है? नियम से उदाहरण की ओर।
है ना। अब आप खुद देखो कि भाई उदाहरण तो हमेशा कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। उदाहरण कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष या मूर्त होते हैं। और नियम कैसे होते हैं, हमेशा अप्रत्यक्ष या अमूर्त होते हैं, है ना। तो जो चीज हमारे सामने है, मूर्त है, उसके आधार पर जब हम कोई नियम बना देंगे, भाई वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक नियम ही तो बनाते हैं। तो अब बनाया किसके आधार पर उसने, उदाहरणों के आधार पर। तो वैज्ञानिक सोच कौन सा, या वैज्ञानिक चिंतन कौन सा हुआ, आगमनात्मक। अनुसंधानीय चिंतन कौन सा हुआ, आगमनात्मक हुआ। जो वस्तुओं को देख करके कोई स्थायी नियम बना देते हैं। और नियम से उदाहरण की ओर क्या है, निगमनात्मक चिंतन, मतलब नियम पहले से है और उसके द्वारा कोई उदाहरण उसने सिद्ध कर दिया, तो वो कोई वैज्ञानिक चिंतन थोड़ी है। नियम तो किसी व्यक्ति ने बना दिया, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो उदाहरण नहीं, सॉरी, वैज्ञानिक चिंतन या अन्वेषणात्मक चिंतन नहीं है। ब्रूनर कहता है कि बालक में अन्वेषणात्मक अधगम या चिंतन का विकास होना चाहिए, जिसे आगमनात्मक अधगम का है। क्योंकि ब्रूनर ये कहता है कि जब बालक में आगमनात्मक चिंतन पैदा हो जाएगा तो निगमनात्मक चिंतन तो उसमें स्वयं ही पैदा हो जाएगा। इसलिए एक निर्मितवादी शिक्षक को एक निर्मितवादी कक्षा में कैसा माहौल, वातावरण देना चाहिए, अन्वेषणात्मक अधगम का वातावरण तैयार करना चाहिए। ठीक है, दो विशेष तथ्य हो गए। पहला, अंतर्दर्शी चिंतन पर बल दिया है, ना कि विश्लेषणात्मक पर। दूसरा, आगमनात्मक या अन्वेषणात्मक अधगम पर बल दिया है। ठीक है, और तीसरा विशेष तथ्य दोस्तों जो मैंने अभी समझा दिया था आपको, तत्परता। तीसरा विशेष तथ्य क्या है, तत्परता। तत्परता का मतलब देखो, ब्रूनर सबसे पहले कहता है कि बालक, तत्परता मतलब तैयार होना, रुचि विकसित होना। ब्रूनर कहता है कि बालक सीखने के लिए तत्पर होगा कब, जैसा हम परंपरागत माहौल देते हैं ना, कि आए शिक्षक क्लास में, किताब उठाई, पढ़ाया कि पेज नंबर 40 खोल लो, पेज नंबर 40 खोला बच्चों ने, और टीचर ने, या तो टीचर ने पढ़ा दिया, या फिर और भी कोई धूर्त या आलसी शिक्षक हुआ तो एक इंटेलिजेंट से बच्चे को खड़ा कर लिया और उससे कह दिया कि तुम पढ़ दो, मैं समझा दूंगा। परंपरागत विधि है, ऐसे निर्मितवाद नहीं पैदा हो। ब्रूनर ये कहता है कि बालक में तत्परता पैदा करो, बालक में रुचि पैदा, तत्परता को रुचि कहते हैं, बालक में रुचि पैदा करो, है ना। और तत्परता या रुचि कब पैदा हो, ये ब्रूनर का महत्वपूर्ण कथन है। क्या कहता है ब्रूनर, देखो, बालक के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रूनर का स्टेटमेंट, बालक के अनुसार पाठ्यक्रम बनना चाहिए, न कि पाठ्यक्रम के अनुसार बालक का निर्माण हो, है ना। क्या लिखा, पाठ्यक्रम के अनुसार क्या लिखा है, बालक के अनुसार पाठ्यक्रम बनना चाहिए, न कि पाठ्यक्रम के अनुसार बालक, है ना। समझ गए इसको आप। और ऊपर लिख दो, शायद आपको नहीं दिखेगा, तो क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट है, तो मुझे ऐसा लगेगा, शायद लगा कि शायद आपको नहीं दिखेगा ये। तीसरा पॉइंट क्या है, तत्परता। पॉइंट क्या है, तत्परता, है ना। और तत्परता का मतलब क्या है, ब्रूनर कहता है कि बालक के अनुसार पाठ्यक्रम बनना या निर्माण
बालक के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो, न कि पाठ्यक्रम के अनुसार बालक। अब देखो आप क्या बताया ब्रूनर ने कि बालक के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। मतलब बालक क्या चाहता है, बालक कौन सा किस प्रकार का पाठ्यक्रम चाहता है ताकि उसमें उस बालक की रुचि पैदा हो सके, तत्परता पैदा हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ना कि पाठ्यक्रम के अनुसार बालक का निर्माण। जब आज क्या होता है, आज दूसरा हिस्सा है ये, इसके अनुसार का हमारा शिक्षा जगत चल रहा है। देख लो आज मैं तो यूं कहूंगा कि सरकारों के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित होता है। बालक की रुचि का, अरुचि का, बालक की तत्परता का, बालक के जीवन का, बालक के भविष्य का, समाज का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ये जो हमेशा हर 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में नई नई शिक्षा नीतियां आती है, क्यों आती है? क्योंकि समय के अनुसार पाठ्यक्रम बदलना चाहती तो है गवर्नमेंट, लेकिन कर नहीं पाती, दबाव रहता है ना। सबसे ज्यादा फेरबदल आप देख लो, सबसे ज्यादा हस्तक्षेप सरकारों का कौन से क्षेत्र में रहता है? शिक्षा जगत में रहता है। रोजाना नई नई पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज आती है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती तो है लेकिन पाठ्यक्रम ऐसा बने ताकि बालक उसमें रुचि ले और उसके भविष्य के लिए उपयोगी हो, लेकिन उसकी विल पावर सरकार की नहीं होती, वो नहीं कर पाते। इसलिए रोजाना आयोग, शिक्षा आयोग बनते हैं, है ना, नई नई शिक्षा नीतियां आती हैं। अब भी आ गई आपकी नई शिक्षा नीति 2019 जो 2022 में शायद लागू हो जाएगी, देखते कैसी आती है। खैर, तो समझ गए तत्परता का मतलब क्या है कि बालक के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, न कि पाठ्यक्रम के अनुसार बालक। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है? नंबर 4, संबद्धता। चौथा क्या है दोस्तों? संबद्धता, रेलिवेंट, संबद्धता। क्या कह रहा है इस पॉइंट में ब्रूनर? बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपको ब्रूनर का, आपके शिक्षक जीवन से भी ले ले तो, और या फिर कंपटीशन की दृष्टि से भी ले ले, है ना। संबद्धता क्या कहता है इसमें ब्रूनर? संबद्धता में कि वही पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो ताकि उसका संबंध कम से कम 2 क्षेत्रों से होना चाहिए। कम से कम 2 क्षेत्रों से उसका संबंध होना चाहिए। वो 2 क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1, बालक का व्यक्तिगत जीवन, और नंबर 2, समाज। इन 2 क्षेत्रों से पाठ्यक्रम की संबद्धता होनी चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम मिलाकर पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बालक के भविष्य को, बालक के व्यक्तिगत जीवन को संभाल सके। इसीलिए तो भाई बालक पढ़ते हैं, माँ बाप उनको पढ़ाते हैं कि ताकि भविष्य में उसके वो काम आए, है ना। और दूसरा, समाज इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो समाज के लिए उपयोगी हो। मतलब पाठ्यक्रम इस तरह का हो कि वो इस तरह के छात्र, इस तरह के हमारे नागरिक तैयार करे, निर्मित करे कि वो अपने बालक अपने जीवन के साथ साथ हमारे समाज को भी उच्च ऊंचाइयों पर, अच्छे ऊंचाइयों पर ले जा सके। इस तरह की संबद्धता पाठ्यक्रम की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ 4 या 5 विशेष तथ्य थे जो ब्रूनर ने संरचनावाद में दिए थे, है ना। और एक और लास्ट में, क्योंकि ब्रूनर क्या कहता है? ब्रूनर ये कहता है कि छात्र को स्वयं शैक्षिक गतिविधियों में निर्माता के रूप में भाग लेने का मौका देना चाहिए। छात्र को जितनी भी शैक्षिक गतिविधियां, उनमें स्वयं छात्र को एक निर्माता के रूप में भाग मिलने का अवसर या मौका मिलना चाहिए, ताकि वो बालक, लास्ट में वही बात आती है कि ज्ञान का निर्माता बन सके।
ठीक है दोस्तों, ये आपका एक इम्पोर्टेंट फिर एक सिद्धांत कंप्लीट हो गया है, संरचनावाद या निर्मितवादी सिद्धांत जो किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, लास्ट में वही कि वही इनको अच्छे से सुनो, कोई समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करो, है ना। अरे कमेंट्स अच्छे बुरे जैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो मुझे चैट करो, कोई क्वेश्चन तो डालो, कोई समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़ उसको डालो, है ना। थैंक यू।